बताएं। आई थिंक हम आ गए थे अरिथमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति पर। हमने आखिरी सवाल किया होगा, जो मुझे याद आ रहा है, एक सवाल कि अपने पहले कस्टमर को आधी मात्रा और फिर आधा अंडा एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, फिर लिखिएगा अरिथमेटिक रीजनिंग में लिखेंगे फोर sister STUV are playing a game in such a way। चार बहनें STUV एक खेल खेल रही हैं इस प्रकार से। फोर sister STUV are playing a game in such a way that loser double the money of other players। चार बहनें STUV एक खेल खेल रही है इस प्रकार से कि हारने वाला खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के पैसे दोगुने कर देगा। लूजर डबल द मनी ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, हारने वाला खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के पैसे दोगुने कर देगा। दे प्लेड 4 गेम्स, इन्होंने 4 बार खेल खेला। दे प्लेड 4 गेम्स, इन्होंने 4 बार खेल खेला। एंड ईच लॉस one game अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन्होंने 4 बार खेल खेला और प्रत्येक अक्षरमाला के क्रम में एक बार हारती हैं। एट द एंड ऑफ द 4th गेम, चौथे खेल की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ द 4th गेम, चौथे खेल की समाप्ति पर प्रत्येक के पास 32 रुपए शेष बचते हैं। एट द एंड ऑफ द 4th गेम each have ₹20, प्रत्येक के पास 32 रुपए शेष बचते हैं। देन S start the game with rupees, with how much rupees? तब S ने यह खेल कितने रुपए से प्रारंभ किया होगा? तब S ने यह खेल कितने रुपए से प्रारंभ किया होगा? मैं सवाल रिपीट कर दे रहा हूं। 4 बहनें STUV एक खेल खेल रही है इस प्रकार से कि हारने वाला खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के पैसे दोगुने कर देगा। 4 बार इन्होंने खेल खेला, हर एक बार हारा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चौथे खेल के एंडिंग पर सबके पास 32 रुपए रहे हैं।
तो एस ने यह खेल कितने रुपए से स्टार्ट किया होगा? बस एक छोटी सी बात, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये इनका आंसर नहीं है, ये इनका आंसर नहीं है। तो एस ने यह खेल कितने रुपए से स्टार्ट किया होगा? गलत है। इतना छोटा सवाल नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर दे सको। गलत है अभी तक। मैं जबकि बता चुका हूं कि 4, 8 ये नहीं हो सकते, फिर भी कुछ लोग वही आंसर बता रहे हैं। आइए देख लेते हैं। फाइनली मैं समझ गया हूं कि मुझे हल करना होगा। STUV 4 बार खेल खेल रही है। 1, 2, 3, 4। चौथे खेल की समाप्ति पर सबके पास 32 रुपए बचते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हारते हैं। ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हारने का मतलब हुआ कि सबसे आखिरी में वी हारी होगी। तो वी अगर हारी होगी तो वी ने सबके पैसे डबल किए होंगे। इसका मतलब हारने से पहले इनके पास, तीनों के पास 16-16 रुपए होंगे। बेचारी वी हारी होगी तो इसको 16 दिए, इसको 16 दिए, इसको 16, क्योंकि डबल करने का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में उतना ही पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर वो डबल हो पाएगा। तो यहाँ 16-16 रुपए देंगे वी के द्वारा। तो 16 रुपए इसको दिए, 16 इसको दिए, 16 इसको दिए, 48 रुपए वी ने बांटे हैं, फिर भी 32 रुपए उसके पास बच जाते हैं। मतलब 80 रुपए स्टार्टिंग में होंगे उसके पास। 80 रुपए स्टार्टिंग में होंगे उसके पास। अब सवाल ये है कि 80 रुपए, सोचो ये हारी होगी, सबके पैसे डबल कर दिए होंगे और इसके पास पैसे बांटने के बाद 32 रुपए बचे होंगे। अब हारने की बारी यू की थी तीसरे गेम में। तो तीसरे गेम में जब यू ने हारी होगी तो यू ने इसके पैसे डबल किए होंगे, एस के पैसे डबल किए होंगे और वी के पैसे किए होंगे। डबल किए होंगे मतलब इनके पास आधे रहे होंगे, केवल इनके पास आधे रहे होंगे हारने से पहले। तो 8 रुपए इसको दिए, 8 रुपए इसको दिए और 40 इसको दिए। दैट मीन्स 56 रुपए बांटने के बाद भी 16 रुपए यू के पास बचते हैं। मतलब हारने से पहले
यू के पास 72 रुपए थे। अगर यू नहीं हारती तो 72 रुपए तो थे उसके पास। दूसरे गेम में टी हारी होगी तो उसने एस के पैसे डबल करके दिए होंगे, यू के पैसे डबल करके दिए होंगे, वी के पैसे डबल करके दिए होंगे। तो 20 रुपए, 36 रुपए और 4 रुपए। 36 और 4, 40 और 20, 60 रुपए तो टी ने बांटे, फिर भी 8 रुपए बच जाते हैं। मतलब हारने से पहले 68 रुपए उसके पास थे, 68 रुपीज। अब बारी एस की है, तो एस ने इन सबके पैसे डबल किए होंगे। मतलब हारने से पहले इनके पास मात्र 10, 18, 34 रुपए थे। तो 10 और 18, 34 और 10, 44 और 18, 62 रुपीज बांटने के बाद 4 रुपए बच गए। मतलब एस ने यह खेल 66 रुपए से, 66 रुपए से स्टार्ट किया होगा। आइए, जिन लोगों के चेहरे भयानक हुए, कठिन सवाल है, आधे लोगों को समझ में आया हो, बहुत बड़ी बात है। इधर ध्यान से देखते चलो। अब खेल शुरू हुआ, सबके पैसे हमें पता है। कंडीशन देखो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। सबसे पहले हारी होगी एस, तो एस ने सबके पैसे डबल करके दे दिए। देखो जरा, सबके पैसे डबल किए, तो डबल किए तो अपने पैसे ही दिए होंगे ना, तो उसके पैसे कम हो गए, उसके पास 4 रुपए बचे बस। अब हारी होगी टी, और टी ने देखो सबके पैसे डबल कर दिए। जब डबल करके दिए तो बेचारी के पास पैसे खत्म हो गए, 8 ही रुपए बचे। अब हारी होगी यू, देखो उसने सबके पैसे डबल कर दिए, उसके पास 16 ही रुपए बचे। अब हारी होगी वी, सबके पैसे डबल कर दिए और उसके पास भी 32 रुपए बच गए। कठिन सवाल है, नो डाउट। अगर आप ट्रिक से हल करना चाहे तो अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए। नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा इस सवाल को, आप लोग रिपीट देख लीजिएगा। ये ट्रिक्स हैं, एस के पैसे, टी के पैसे, यू के पैसे और वी के पैसे, जहां एक्स लास्ट में कितने रुपए बचते हैं। और इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लास्ट की कंडीशन से ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक एक हार रही हैं। देखो, ये जो गोले मैंने लगाए हैं, ये उनके हारने का टाइम है। एक्स का मतलब है लास्ट में उनके पास कितने रुपए बचते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ प्रत्येक के पास 32 रुपए बचते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको 32 रख के। वो आपकी मर्जी, आप ट्रिक्स यूज करें, मेथड यूज करें। वैसे सवाल बहुत ही यूनिक है। ऐसा सवाल है जहां पर भी आपको लगे कोई कि हवाबाजी कर रहा है, आप उसको फेंक दीजिए। गणित का बहुत धुरंधर हो, कई दिनों तक मुलाकात नहीं करेगा। नहीं, इस टाइप के सवाल रेयर ही होते हैं। ऐसे मत सोचो कि ये सवाल ऐसे मतलब डेली बनते रहते हैं। बहुत रेयरली इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे।
आइए लिखना अगला सवाल, कठिन सवाल है, नो डाउट। मैं ये मानता हूं कि सब लोग हल नहीं कर पाएंगे। लिखना, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 बच्चों की कक्षा में, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 बच्चों की कक्षा में, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल स्पोर्ट्स इन द रेशियो 3:2। 60 बच्चों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो वार्षिक खेल में भाग ले रहे हैं, जो वार्षिक खेल में भाग ले रहे हैं, 3:2 है। इन ए क्लास, number of boys and girls participating in annual sports in the ratio 3:2 respectively। 60 बच्चों की कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात जो वार्षिक खेल में भाग ले रहे हैं 3:2 है। The number of girls not participating in the sport is 5 more than the number of boys not participating in sports। उन लड़कियों की संख्या जो भाग नहीं ले रही है, उन लड़कियों की संख्या जो भाग नहीं ले रही हैं, उन लड़कों से 5 अधिक हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं। उन लड़कियों की संख्या जो खेल में भाग नहीं ले रही है, उन लड़कों से 5 अधिक है, उन लड़कों से 5 अधिक है जो खेलों में भाग ले रहे हैं, जो खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं। उन लड़कियों की संख्या जो खेल में भाग नहीं ले रही है, 5 अधिक है उन लड़कों से जो खेल में भाग नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। The number of girls not participating in the sports is 5 more than the number of boys not participating in the sports। If the number of boys participating in sport is 15, यदि कुल 15 लड़के खेल में भाग ले रहे हो, if the number of boys participating in the sports is 15, यदि 15 लड़के भाग ले रहे हो, then how many girls are there in class? तब इस कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? तब इस कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? अच्छा सवाल है ये भी। देखो, जो भाग ले रहे हैं उनका रेशियो 3:2 भी दिया है और जो लड़के भाग ले रहे हैं उनका नंबर भी दे दिया है। जो लड़के भाग ले रहे हैं वो 15 हैं। 3 लड़के अगर भाग लेते तो 2 लड़कियां भाग लेती हैं। अगर 15 लड़के भाग ले रहे तो कितनी लड़कियों ने भाग लिया होगा? 10 लड़कियों ने भाग लिया होगा। मतलब 15 लड़के
और 10 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है, ये कंफर्म हो गया। टोटल 60 बच्चों में 25 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 35 बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और उसने कहा कि अगर लड़कियों की संख्या कहें जो भाग नहीं ले रही है, वो 5 ज्यादा है उन लड़कों से जो भाग नहीं ले रहे हैं। तो माना लड़के x हैं तो लड़कियां x+5 होगी जो भाग नहीं ले रही है। सॉल्व करते चले गए, 5 को उधर लेकर चले जाओ, तो वे लड़के जो भाग नहीं ले रहे हैं, लड़के जो भाग नहीं ले रहे हैं वो 15 होंगे, तो लड़कियां जो भाग नहीं ले रही है वो 20 होगी, 5 अधिक थी। तो इसका मतलब हुआ कि 20 लड़कियां भाग नहीं ले रही है, 10 लड़कियां भाग ले रही है, टोटल कक्षा में 30 लड़कियां होगी। टोटल कक्षा में 30 लड़कियां होगी। तीन अनुपात 2 में भाग ले रहे थे, जिसमें 15 लड़के भाग ले रहे हैं, तो लड़कियां 100 हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगी अगर निकालने जाए तो 10 लड़कियां भाग ले रही है, 15 लड़के, कुल 25 बच्चे भाग ले रहे हैं। 60 में से अगर 25 भाग ले रहे हैं तो 35 भाग नहीं ले रहे हैं। माना x लड़के भाग नहीं ले रहे हैं, तो लड़कियां जो भाग नहीं ले रहे लड़कों से 5 ज्यादा है, कुल 35 हो जाएंगे। x लड़कों की संख्या है जो भाग नहीं ले रहे हैं, 5 उधर चला जाएगा। 15 लड़के भाग नहीं ले रहे हैं तो लड़कियां 20 हो जाएंगी। ऑब्वियसली कुछ सवाल तो टिपिकल रहेंगे। इजी सवाल है, आपको अगर ये बात समझ में आ रही हो कि 3:2 में भाग ले रहे हैं, 15 लड़के भाग ले रहे, ये दिया हुआ था। उसने बताया है कि जितनी लड़के भाग नहीं ले रहे हैं, लड़कियों की संख्या उनसे 5 ज्यादा है। नहीं, ये अब हर एक नए नए सवाल आएंगे इसमें। ये सारे सवाल आए हुए दिखा रहा हूं मैं। अगेंस्ट, तुम्हारा नाम अगेंस्ट लिखा तुमने, तो मैं कहूंगा पहले आप पहली क्लास से हल करो बेटा। शीट सब ग्रुप में मिलती जाएगी, लिखना। स्टार लगाना ये भी बड़ा फेमस सवाल रहा है। इन ए जू, एक चिड़ियाघर में, देयर आर सम रैबिट्स एंड पीकॉक। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और मोर हैं। इन ए जू सम रैबिट्स एंड पीकॉक आर देयर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और मोर हैं। बाय काउंटिंग हेड दे आर 80। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वह 80 है। बाय काउंटिंग हेड दे आर 80। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वह 80 है। बाय काउंटिंग लेग्स दे आर 200। यदि इनके पैरों को गिना जाए तो वह 200 है। देन नंबर ऑफ रैबिट्स आर देयर। तब यहां कुल कितने खरगोश हैं?
आइए देखना, पहला सवाल है, कई तरीके बता रहा हूं, आपको जो बेटर लगे उसको यूज करो। देखो, सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल सी चीज सोचो। मान लो सारे एनिमल को मैंने लाइन से खड़ा कर दिया। अब सबके पास एक सिर था, मतलब इनडायरेक्टली बता दिया कि 80 सिर मतलब 80 एनिमल है। यहां पर 80 एनिमल है। बर्ड्स भी एक प्रकार का एनिमल ही है ना भाई, प्राणी है ना। अब मैंने सबको दो दो पेयर बांटे, सबको टू टू लेग्स डिवाइड किए, तो 80 लोगों को 160 लेग बांट दिए। जैसे ही दो दो पेयर मोर को मिले, पिकॉक को मिले, वो तो उड़ गया, क्योंकि अब उसको फिर से अपने पैर कटवाने नहीं है, तो वो तो उड़ गया। मैंने खरगोशों से पूछा, भाई तुम नहीं जा गए अभी तक? तो खरगोश कहने लगे, अभी 2 पैर और चाहिए हमें, क्योंकि रेबिट्स के पास 4 पैर थे। तो मैंने कहा, भाई कुछ पैर बचे हैं? तो उसने कहा, जी जनाब, अभी तो 40 पैर और बचे हुए। इसका मतलब अब मैं अगर हरेक को दो दो पैर बांटूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को ये पैर बांट पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 20 खरगोश होंगे जिनके 4 पैर होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक्स, अभी मतलब यही इसी बात की ट्रिक्स बता रहा हूं। हमेशा याद रखो कि जितने सिर पैर डबल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के पास 2 पैर तो होते ही है, तो पैर डबल होने चाहिए। मतलब कितने होने चाहिए थे? 160। जितने ज्यादा आ रहे हैं ना, वो सब 4 4 पैर वालों के कारण आ रहे हैं। जितने ज्यादा आ रहे हैं वो 4 पैर वालों के कारण आ रहे हैं। और 4 पैर वालों के कारण अगर ये ज्यादा आ रहे हैं, 4 पैर वालों के कारण, तो जितने 4 पैर के जीव होंगे, वो देख लो एक्स्ट्रा पैर कितने बच गए। 200 पैर में एक्स्ट्रा 40 बचे। अभी दो दो पैर और देने थे, तो जितने एक्स्ट्रा पैर थे उसका आधा करके उत्तर बता दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने सिर पैर डबल होनी चाहिए थे, पर जितने ज्यादा आ जाए, जितने ज्यादा आ जाए उसका आधा कर दो। 4 पैर वाले एनिमल डायरेक्ट पता चल जाएंगे। जैसे 100 सिर होते और 300 पैर होते, तो आप कहेंगे सर 100 सिर पर तो 200 पैर होने चाहिए थे। 100 ज्यादा आ गए तो आधा कर दिया, 50 4 पैर वाले एनिमल हो गए। 50 4 पैर वाले एनिमल हो गए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 50 सिर और 120 पैर, मुझे 4 पैर वाले एनिमल बताओ। बहुत बढ़िया। 80 सिर और 220, 80 सिर और 220 पैर, बहुत बढ़िया। 200 सिर और 500 पैर, 200 सिर और 500 पैर, 400 होनी चाहिए थे, 100 एक्स्ट्रा है, आधा कर दिया। और अगर तुम्हें 200 सिर में यह पता चल गया महोदय कि 50 4 पैर वाले हैं, तो ये भी पता चल गया कि 150 2 पैर वाले होंगे। तो ये पहला तरीका था जिसमें हमने अभी ये सीखा कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते, ये पहला तरीका। बाकी जिनको कुछ और तरीके देखने हैं
माना 80 सिरों में x 4 पैर वाले हैं, 80 सिरों में रैबिट जो है वो 4 पैर वाले हैं, तो 80 माइनस x पिकॉक होंगे। पैरों की संख्या 4x, पिकॉक के पास डबल होते हैं पैर, कुल 200 होंगे। तो 160 प्लस 2x उधर भेज दो तो ये बच गया 40। हम कहेंगे कि वहां 20 खरगोश होंगे। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, माना x खरगोश है, y मोर पिकॉक है, इनका नंबर 80 होगा। खरगोश के पास 4 गुना, 2 गुना, कुल 200 पैर। बचपन सामान्य गुजरा हो तो इसको इक्वल कर देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। y कैंसिल करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को कैंसिल किया, -40, x की वैल्यू आ गई 20। बाय ऑप्शन कर लो, अगर 20 रैबिट होंगे तो 80 पैर, 80 लोगों में 20 अगर ये तो बचे 60, 120 पैर। बाय ऑप्शन कर लो, चौथा तरीका। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। एक पांचवा तरीका एलिगेशन, सस्ता और महंगा। 2 पैर वाले सस्ते, 4 पैर वाले महंगे। एवरेज अगर सबके पास इक्वल पैर होते तो 2.5 पैर आते यहां पर। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये उत्तर रेशो में आ गया 1/4, 3 और 1 4। 4 पैर वाले होंगे 80 में, मतलब 20 एनिमल 4 पैर वाले होंगे। इतने तरीके मैंने बस हवाबाजी करने के लिए दिखाए हैं, आपको जो बेटर लगे वो यूज करिए। पांचवा तरीका जो पहला था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जहां पर भी हम बातचीत करेंगे, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका। बाय ऑप्शन भी चौथा तरीका अच्छा है। और ये एलिगेशन, सस्ता महंगा, इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। ये मोर इधर लिख दिए, ये खरगोश लिख दिए, ये खरगोश का नंबर है, ये मोर का नंबर है। बाकी जो आपको बेटर लगे, क्योंकि मेरे लिए तो सब तरीके अच्छे हैं। कोई जरूरत नहीं एलिगेशन समझना। जैसे एक लाल कह रहा है कि एलिगेशन समझ में नहीं आया, मैंने 5 तरीके इसलिए नहीं दिए कि पांचों समझने हैं, बल्कि मैंने 5 तरीके केवल इसलिए दिखाए कि मुझे हवाबाजी करनी थी। आप उनमें से कोई एक तरीका सीख लो बस, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूं इसमें से। देखिए भला, यूपीएससी ने सेम सवाल दिया था 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। तो मैं वो सवाल दिखा देता हूं आपको। लिखना, इन ए पार्किंग प्लेस, एक पार्किंग वाली जगह पर, इन ए पार्किंग प्लेस देयर आर सम 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर व्हीकल्स। यहां कुछ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है। इफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 100, यदि यहां कुल 100 वाहन हो, इफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज 100, यदि यहां कुल 100 वाहन हो, एंड $240 नंबर ऑफ व्हील्स, और पहियों की संख्या 240 हो,
पहियों की संख्या 240 हो, देन नंबर ऑफ टू व्हीलर, तब यहां दो पहिया वाहन कितने होंगे? दो पहिया वाहन पूछे मैंने, शब्दों पर गौर करेंगे। दो पहिया वाहन कितने होंगे, टू व्हीलर कितने होंगे? मैं जानबूझकर गलत उत्तर लगा रहा हूं तो कि मुझे मैं समझा सकूं कि मैं टू व्हीलर, इन लोगों को भी कलेक्टर बनना है। अक्षय, सागर, शेर मोहम्मद, दिव्यांशी, आर्य, निकेत, पिंकी, हर्ष, अमित, अर्पित, यामिनी, सोनी, मोहित, गगन, गगन भी बहुत हवाबाजी करता है, कृतिका, अर्पित, अंजलि, आकृति, विशाल, सुमन, सिमरन, अर्पित, चंदन, रचना, स्वप्निल, इन लालियों को मैंने बार बार बताया। ये जो आप डायरेक्ट उत्तर निकालोगे कि डबल किया तो 200, ज्यादा है 40, आधा किया तो 20, ये चार पैर वाले होंगे, फोर व्हीलर होंगे। और अगर 100 में 20 फोर व्हीलर हैं तो बचे हुए 80 टू व्हीलर होंगे। और मैंने इशारा भी किया कि मैं टू व्हीलर पूछ रहा हूं, टू व्हीलर। एक बार फिर ट्राई करिए। मुझे उम्मीद थी कि लगभग 80% लोगों के आंसर आने चाहिए। लिखना वाला, इन ए जू देर आर सम डियर एंड पैरट। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और तोते हैं। देर आर सम डियर एंड पैरट, कुछ हिरन और तोते हैं। बाय काउंटिंग लेग्स दे आर 580। यदि इनके पैरों को गिना जाए तो वह 580 है। बाय काउंटिंग लेग्स दे आर 580। यदि इनके पैरों को गिना जाए तो वह 580 है। एंड बाय काउंटिंग हेड दे आर 200। और यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वह 200 है। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वह 200 है। देन नंबर ऑफ डियर्स आर देयर, तब यहां कुल कितने हिरन होंगे? मैं जानबूझ के गलत उत्तर लगा रहा हूं ताकि मुझे सबसे गरीब और दुखी व्यक्ति पता चले। ये है स्वप्निल और रामा। इन लोगों को तुक्का लगाना बहुत अच्छा लगता है। सोचो कि जहां 90% लोग उत्तर निकाल देते हैं, वहां ये महान लोग उत्तर गलत कर देते हैं। सोचो कितनी मूर्खता का चरम सीमा होगी। काव्यांशु, मयंक, गौरव, ये वो 5 महान लोग हैं। आगे भी है शिशु, ये वो 5 महान लोग हैं। अंकित, इन्हें भी कलेक्टर बनना है, इन्हें भी आईएएस बनना है। जबकि 82% लोग उत्तर निकाल देते, तब ये अपना मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। 200 सिर पर 400 पैर होने चाहिए थे, पर 180 ज्यादा है। 2 से डिवाइड किया, 90 4 पैर वाले होंगे। और अगर 90 4 पैर वाले हैं तो 200 में 90, 110 2 पैर वाले होंगे। पूछा था 4 पैर वाले, तो 4 पैर वाले जवाब बताओ।
और अगर इतना इजी मेथड बताने के बावजूद भी नहीं उत्तर आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो आप मत सोचिए कि आपका कलेक्टर बनना कभी संभव हो पाएगा। कारण है कि इतने गधे लोगों को चुना नहीं जाता। मतलब अभी लेवल थोड़ा अप है, जिस समय उस लेवल के मूर्ख और गधों को चुना जाएगा तो तुम्हारे चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब इस मेथड में कोई ऐसी चीज थी जिसे आप कहेंगे कि सर बहुत टिपिकल। मतलब सबसे सिंपल मेथड मैं कहूंगा अब इसको। एक ट्राई फिर करके देखते हैं, शायद मूर्ख लोग सुधर गए। लिखना, इन ए जू देर आर सम रैबिट्स एंड डक। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और बतख हैं। इन ए जू देर आर सम रैबिट्स एंड डक। बाय काउंटिंग हेड दे आर 60। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वह 60 है। बाय काउंटिंग हेड दे आर 60। बाय काउंटिंग लेग्स दे आर 150। और यदि इनके पैरों को गिना जाए तो वह 150 है। द नंबर ऑफ डक्स आर देयर। यहां कुल कितनी बतख है? बतख। यहां कुल कितनी बतख है? डक पूछे गए हैं। मैं जानबूझ के गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे गरीब लोग पता चले। ये देख लो, अभी भी जीवित है मूर्ख लोगों की भीड़। बतख पूछे, मैंने बतख पूछे हैं। मिस्टर देवाशीष, अर्पित, सौरभ, सरोज, काव्यांशु, राकेश, सूरज, मोनी, दिशा, ओम प्रकाश, रोहित, खुशी। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी। उसमें टॉप ये लोग हैं, ये लोग हैं जो टॉप में बने हुए हैं। इन्हें भी कलेक्टर बनना है, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। काव्यांशु को भी बड़ा पद चाहिए, अर्पित को, सोनी को, इन्हें भी आईएएस बनना है। जबकि मास्टर बोल भी रहा है डक, बतख चाहिए, बतख। 60 का डबल 120 पैर होने चाहिए थे, ज्यादा 30 हैं, आधे कर दिए। 15 वे एनिमल है जो 4 पैर वाले। तो 60 में 15 अगर 4 पैर वाले हैं तो 45 2 पैर वाले होंगे। तो इस पैटर्न के भी सवाल इसमें आते हैं। आइए 2022 का सवाल देख लीजिए जो इस चैप्टर से आया था। ये सवाल नाम बदल दिया था यूपीएससी ने, लेकिन ये सवाल मैं हर बार कराता हूं। लिखना, रॉबिन सेज इफ जय गिव मी ₹40। रॉबिन कहता है कि यदि जय मुझे 40 रुपए दे दे। रॉबिन सेज इफ जय गिव मी ₹40 he will have half as much as अतुल। रॉबिन कहता है कि यदि जय मुझे 40 रुपए दे दे तो उसके पास अतुल के आधे हो जाएंगे। तो उसके पास अतुल के आधे हो जाएंगे। इफ जय गिव मी ₹40 he will have half as much as अतुल। तो उसके पास अतुल के आधे हो जाएंगे। बट इफ अतुल गिव मी ₹40, लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपए दे दे। बट इफ अतुल गिव मी ₹40
देन द थ्री ऑफ अस विल हैव द सेम अमाउंट, तो हम तीनों के पास समान रुपए हो जाएंगे। देन द थ्री ऑफ अस विल ऑल हैव द सेम अमाउंट, तो हम तीनों के पास समान रुपए हो जाएंगे। What is the total amount that Robin, Jay and Atul have? तब इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे? तब इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे? ये 2022 में आया हुआ सवाल था यूपीएससी में। मैं सही आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले किन के उत्तर सही हैं। बहुत बढ़िया। दिव्या, आकांक्षा, शिलू, नेहा, अर्पित, कुणाल, शुभंकर, लोकेश, सरस्वती, किशोर। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, शब्दों पर गौर करा करिए। रॉबिन कहता है कि यदि रॉबिन को जय 40 रुपए दे दे तो जय से अगर 40 रुपए ले लोगे तो उसके पास अतुल के आधे हो जाएंगे। लेकिन यदि अतुल 40 रुपए दे दे, अतुल 40 रुपए दे दे तो तीनों के पास, रॉबिन को 40 रुपए दे दे अतुल, तो तीनों के पास बराबर रुपए हो जाएंगे। ये दो जानकारी हमारे पास थी। इस जानकारी पर गौर करो जरा। तुम्हें जय पता है कि अतुल -40 के बराबर है। इस इक्वेशन में मैं इसको रख रहा हूं इस जगह पर जय की वैल्यू, ताकि पूरा इक्वेशन अतुल में बदल जाएगा। अतुल आधे को इधर भेजो, 80 इधर। एक अतुल में से आधा अतुल चला जाए तो आधा अतुल। अतुल के पास कुल 160 रुपए, 160 रुपए बच जाएंगे। और अगर अतुल के पास कुल 160 रुपए बच जाएंगे तो अतुल -40 बराबर जय, 120 रुपए जय के पास है। और अगर जय के पास 120 रुपए हैं तो रॉबिन +40, मतलब 160, 120 और 80, कुल 360 रुपए होंगे। देख लो कंडीशन सही हो रही है कि नहीं। रॉबिन कहता है कि यदि जय मुझे 40 रुपए दे दे, अगर जय से 40 रुपए ले लो तो जय के पास बचेंगे 80, जो अतुल के आधे होंगे। लेकिन यदि अतुल रॉबिन को 40 रुपए दे दे तो इसके पास 120 हो जाएंगे, इसके पास 120 और इसके पास भी 120 हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 360 रुपए तीनों के पास होंगे। यह आया था 2022 में यूपीएससी में। चैप्टर का आखिरी सवाल लिखिए, लास्ट क्वेश्चन।
ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, एक बस शहर एक्स से चलना प्रारंभ करती है। ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, द नंबर ऑफ वुमन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेन। बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का आधी है, पुरुषों की संख्या का आधा है। द नंबर ऑफ वुमन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेन। बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का आधा है। द नंबर ऑफ वुमन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेन। इन द सिटी वाई, शहर वाई में 10 पुरुष बस से उतरते हैं। इन द सिटी वाई 10 men left the bus, शहर वाई में 10 पुरुष बस से उतरते हैं। एंड 5 women enter into बस, और 5 महिलाएं बस में प्रवेश करती हैं। शहर वाई में 10 पुरुष बस से उतरते हैं और 5 महिलाएं बस में प्रवेश करती हैं। एंड 5 women enter into बस। Now number of men and women become equal, अब पुरुष और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है बस में। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या बस में समान हो जाती है। तब प्रारंभ में इस बस में कुल कितने यात्री थे? तब प्रारंभ में इस बस में कुल कितने यात्री थे? तब प्रारंभ में इस बस में कुल कितने यात्री थे? यात्री पूछा है उसने। माना प्रारंभ में बस में कुल x महिलाएं थी, तो पुरुष 2x होंगे भाई, क्योंकि पुरुषों की संख्या महिलाओं की डबल थी या महिलाओं की संख्या पुरुषों की आधी थी। 5 महिलाएं प्रवेश कर गए, 10 पुरुष उतर गए और वो बराबर हो गए। नंबर को नंबर की तरफ ले आओ। तो महिलाएं हैं 15, पुरुष है 30। इनिशियली कुल पैसेंजर्स 45 होंगे। तो इस टाइप के सवाल भी इसमें बनते हैं। कोई ज्यादा टिपिकल सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं इसकी शीट अपडेट कर दूंगा, इसकी शीट मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। तो यहां खत्म होता है अरिथमेटिक रीजनिंग। टॉपिक डाल दीजिए जो कल हम कवर करेंगे, सीरीज एंड मिसिंग टर्म, श्रेणी और छूटा हुआ पद, लुप्त पद।
इजी टॉपिक है ये। इसके बाद हम देखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड और ब्लड रिलेशन। इस वीक में थर्सडे फ्राइडे तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे सवालों पर आएंगे। और जब ये खत्म होगा तो हम आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पर। फिर कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स चलता रहेगा लगभग नेक्स्ट मंथ में 5 मार्च तक खत्म हो जाएगा हमारा सब कुछ। ठीक है, आइए टाइटल डालिए मैथ्स रीजनिंग में, कल हम देखेंगे उसमें। और मैथ्स में कहां तक की बातचीत हो गई थी? टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया था, शायद हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पाइप और टंकी बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे टाइम एंड वर्क का होता है। तो लिखिए भला पहला सवाल, कंसेप्ट समझ लीजिए बस क्या डिफरेंस आएगा। पाइप और टंकी में जैसे टाइम एंड वर्क में हमने देखा था कि जब भी प्रश्न आते थे तो ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में। अब यहाँ पाइप भरने वाले सवाल आएंगे कि कोई पाइप किसी टंकी को इतने टाइम में भर देता है, कोई दूसरा पाइप टंकी को इतने टाइम में भर देता है। पर कुछ पाइप ऐसे भी होंगे जो टंकी खाली करने का काम करेंगे, कुछ पाइप ऐसे भी होंगे जो टंकी खाली करने का काम करेंगे। तो यहां बस इतनी सावधानी बरतना कि रेट जो हम लिखते थे, अगर भरने वाला पाइप है तो उसकी रेट पॉजिटिव लिखना, और अगर खाली करने वाला पाइप है तो उसकी रेट निगेटिव लिखना। क्योंकि भरने वाले तो टंकी में पानी डालेंगे और खाली करने वाला निकाल देगा, तो नुकसान होगा। तो खाली करने वाले जो पाइप की रेट होगी वो निगेटिव ली जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखें। लिखना, two pipe A and B can fill a cistern in 20 and 30 minutes respectively। दो पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। वहां 20 और 30 दिन होते थे, यहां 20 और 30 मिनट होंगे, घंटे होंगे। दो पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। While third pipe can empty the cistern in 60 minutes, जबकि तीसरा पाइप इस टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। जबकि तीसरा पाइप इस टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। तीसरा पाइप इस टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। इफ ऑल थ्री पाइप्स ओपन टुगेदर, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। इफ ऑल थ्री पाइप्स ओपन टुगेदर, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। देन द सिस्टम फिल इन हाउ मच टाइम, तब यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तब यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। पहला सवाल है, बस नॉर्मली देख रहे कितने लोग उत्तर निकाल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया।
दो पाइप है 20 और 30 और 60। टाइमिंग नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही होता है। एलसीएम आ गया होगा 60, रेट आ जाएगी 3 की, 2 की, 1 की, लेकिन इस रेट को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो खाली करने वाला है। अब तीनों पाइप मिलकर काम कर रहे हैं, ए एंड बी एंड सी, तो ये 3 लीटर डालेगा, ये 2 लीटर डालेगा, 5, ये एक निकाल देगा, रहेगा 4। 4 के हिसाब से 60 काम करने में 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम कहेंगे कि अब यह टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। ट्राई करिए आप लोग। सेम मेथड है, बिल्कुल पूरा सेम मेथड है, लेकिन ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 12 and 15 मिनट। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर देते हैं, while third pipe can empty the fill cistern in 20 minutes. While third pipe can empty the fill cistern in 20 minutes, जबकि तीसरा पाइप उसे 20 मिनट में खाली कर देता है, उसे 20 मिनट में खाली कर देता है। If all 3 pipes open together, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, if all 3 pipes open together, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, then cistern will be full in how much time? तब यह टंकी कितने समय में भर जाएगी? बहुत बढ़िया। बारह, 15, 20, एलसीएम 5, 4, 3, लेकिन रेट नेगेटिव। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, 3 चला जाएगा, अब ये टंकी 10 मिनट में भर जाएगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा कठिन सवाल देखिए इसमें। Pipe A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर देते हैं। Pipe A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively.
while pipe C can empty the cistern only in 6 minutes, जबकि तीसरा पाइप C इसे मात्र 6 मिनट में खाली कर देता है। जबकि तीसरा पाइप C इसे मात्र 6 मिनट में खाली कर देता है। If first 5 minute pipe A and B open together, यदि पहले 5 मिनट केवल पाइप A और B को खोला जाए, if first 5 minute pipe A and B open together and then third pipe C also open, और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाए, and then third pipe C also open, और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाए, then the cistern will be full or empty in how much time? Then the cistern will be full or empty in how much time? तब यह टंकी भरेगी या खाली होगी कितने समय में? तब यह टंकी भरेगी या खाली होगी कितने समय में? फिफ्टीन मिनट में फुल हो जाएगी, 15 मिनट में खाली हो जाएगी, 45 मिनट में फुल हो जाएगी, 45 मिनट में खाली हो जाएगी। देखिए कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी आंसर दिए हैं, सही आंसर टिक लगाया है मैंने। बारह, 15, 6, एलसीएम 7, रेट 5, 4, -10। खाली करने वाला इसलिए माइनस में, बहुत बड़ी रेट है। पहले 5 मिनट तक हमने ए और बी को खोला, दोनों मिलकर 9 के हिसाब से 45 काम कर लेंगे। इसका मतलब टंकी अगर 60 लीटर की थी तो 45 लीटर इस टंकी में पानी आ गया है। 15 लीटर खाली है। हमने तीसरा पाइप खोल दिया और तीसरे पाइप की रेट भयानक है, -10। मतलब 5 और 4 9 लीटर पानी हम डालते हैं और 10 निकल जाता है, मतलब -1 की रेट से काम हो रहा है। वहां तो पानी भरने की जगह खाली होगा। तो खाली क्या होगा लाल लालियो? जो खाली है वो खाली होगा कि जो भरा है वो खाली होगा? जो भर के रखा था वो भी चला जाएगा। अगले 45 मिनट में एक एक की रेट से जितनी टंकी भर के रखी थी वो पानी भी निकल जाएगा। आंसर आना चाहिए था 45 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएगी। जिन्होंने 15 मिनट में खाली लिखा है वो ये भूल गए, खाली को खाली थोड़ी किया जाता है, भरी चीज को खाली किया जाएगा ना।
-10 कैसे? 60 को 6 से डिवाइड करो, और तीसरा टंक, जैसे ही तीसरा पाइप शुरू हुआ तो वो बचा हुआ काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस पानी, भरे हुए पानी को ही निकाल दे रहा है। पहले 5 मिनट तक 9 की रेट से काम किया इन दोनों ने, पर जैसे ही तीसरा पाइप शुरू हो गया तो -1 की रेट हुई, मतलब अब भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी, तो जितना था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 45, 60 को लाली अगर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? और माइनस क्यों लिख देंगे हम? क्योंकि वो खाली करने वाला पाइप है। तो ऐसे भी सवाल इसमें बनते हैं, ऐसे भी सवाल इसमें बनते हैं। लिखना फिर 1-2 सवाल अभी इसी में। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टम इन 20 मिनट। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टम इन 20 मिनट। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है। बट ड्यू टू लीक इन द बॉटम ऑफ ए सिस्टम, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण, बट ड्यू टू लीक इन द बॉटम ऑफ ए सिस्टम, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण, इट्स रिक्वायर्ड 30 मिनट, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट का समय लग जाता है। इसे 30 मिनट का समय लग जाता है। देन alone leak can empty the fill cistern in how much time? तब अकेला छेद इस टंकी को कितने समय में, इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? alone leak can empty the fill cistern in how much time? तब अकेला छेद इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? पहला सवाल है, ध्यान दीजिए। देखो 20 मिनट में खाली, 20 मिनट में भर देता था बेचारा ये, लेकिन उसके साथ लीक भी काम करने लगा। जब लीक भी काम करने लगा तो 30 मिनट का समय लग गया। एलसीएम आया 60। ये कर सकता था 3 के हिसाब से काम, लेकिन 2 के हिसाब से ही कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा होगा, a प्लस एल की रेट 2 की आई, जबकि a की रेट तो 3 की थी। इसका मतलब ये जो लीक है ना महोदय, ये -1 की रेट से खाली कर रहा होगा। उसकी रेट को 1 कम कर दिया, इसका मतलब लीक ने उसे -1 के हिसाब से नुकसान पहुंचाया। तो अगर अकेला लीक उस भरी टंकी को खाली करता तो 1 के हिसाब से 60 मिनट में टंकी खाली कर देता। ए अकेले 3 कर रहा है, लेकिन किसी के साथ 2 ही काम कर पा रहा है, इसका मतलब 1 का नुकसान हो रहा है। वो जो लीक है वो -1 के हिसाब से काम कर रहा होगा।
आप ट्राई करिए भला। Alone pipe A can fill a cistern. Alone pipe A can fill a cistern in 12 minutes. अकेला पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है। अकेला पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है। But due to leak in the bottom of a cistern, it required 20 minutes. लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे 20 मिनट लग जाते हैं। But due to leak in the bottom of a cistern, it's required 20 minutes. लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे 20 मिनट लग जाते हैं। Alone leak can empty the fill cistern in how much time? तब अकेला छेद इस टंकी को कितने समय में, अकेला छेद इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बढ़िया। लेकिन लीक भी काम कर रहा है। एल मतलब लीक, एलसीएम 60, रेट 5, 5 की रेट वाला 3 से काम कर रहा है, मतलब लीक ने -2 के हिसाब से उसका नुकसान किया होगा। अब इसमें कुछ कठिन सवाल दिखा रहा हूं, बस में लिखना। 4 पाइप एबीसीडी, 4 पाइप एबीसीडी can fill a cistern in 6, 8, 12 and 24 hours respectively. 4 पाइप एबीसीडी किसी टंकी को क्रमशः 6, 8, 12 और 24 घंटे में भर देते हैं। 4 पाइप एबीसीडी can fill a cistern in 6, 8, 12 and 24 hours respectively. 4 पाइप एबीसीडी किसी टंकी को क्रमशः 6, 8, 12, 24 घंटे में भर देते हैं। If first pipe open morning 7 o'clock, यदि पहले पाइप को सुबह 7 बजे खोला जाए। सेकंड ओपन मॉर्निंग 8 o'clock, दूसरे पाइप को सुबह 8 बजे खोला जाए। दूसरे पाइप को सुबह 8 बजे खोला जाए। थर्ड पाइप मॉर्निंग 9 o'clock,
तीसरे पाइप को सुबह 9 बजे खोला जाए एंड फोर्थ पाइप मॉर्निंग 10 o'clock, और चौथे पाइप को सुबह 10 बजे खोला जाए। Then the cistern will fill at what time? तब यह टंकी कितने बजे भर जाएगी? तब यह टंकी कितने बजे भर जाएगी? कठिन सवाल है। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर निकाल ली, ए बी सी और डी पाई 6, 8, 12, 24, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखेंगे अब सभी लोग। पहला पाइप सुबह 7 बजे खोला गया, 4 के हिसाब से उसने 7 से 8 तक 1 घंटे काम किया। 4 काम उसने कर लिया था, तभी उसकी मदद करने के लिए दूसरा पाइप भी खोल दिया गया। अब वो दोनों पाइप काम करेंगे, 7 के हिसाब से 1 घंटे तक काम किया। तीसरा पाइप जब मदद के लिए आया तो 9 के हिसाब से 1 घंटे में 9 काम हो गया। अब सवाल ये है कि चौथा पाइप खोलने से पहले मैंने एक बार देख लिया कि टंकी भर तो नहीं गई। टंकी में 24 लीटर पानी आता है, अभी तक 20 लीटर काम हो चुका है, तब उतना ही काम करो जितना बचा है। काम 4 बचा है और करने वाले अब 10 की रेट से काम करेंगे तो पूरे 1 घंटा करने की जरूरत नहीं, 4/10 घंटे में काम हो जाएगा। अगर 4/10 को मिनटों में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 मिनट में अब ये टंकी भर जाएगी, मतलब 10 बजे के बाद और 24 मिनट तक चारों पाइप काम करेंगे और टंकी एग्जैक्टली भर जाएगी। कठिन सवाल है, ऐसे सवाल स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप के सवालों को आप स्किप करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे सवाल है ये भी। इसी के साथ पाइप और सिस्टम नाम का ये टॉपिक खत्म होता है। बाकी जो भी वैरायटीज है वो हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। टाइटल डालिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी।
टाइम एंड डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं बता दूं कि 5 सबसे बड़े टॉपिक जो माने जाते हैं यूपीएससी में: नंबर सिस्टम, परसेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। इनमें तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आइए पहले कुछ बेसिक शुरुआत कर लेते हैं। आज सभी लोग इस बात से तो परिचित होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। या केवल इतनी सी बात याद रखें कि स्पीड ये जो होता है 1 घंटे में या 1 सेकंड में कोई व्यक्ति कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम स्पीड कह देते हैं। जैसे हमने कहा भाई कि बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो स्पीड का एक जनरल सा मतलब केवल इतना सा रहेगा कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है। 1 घंटे में कितना, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कि डिस्टेंस वो कवर करता होगा। अगर बात मीटर और सेकंड की चले तो मीटर पर सेकंड भी स्पीड होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट नोट करिएगा, रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड से संबंध। किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड से संबंध। समझो किसी व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं 1000 मीटर की दूरी वो व्यक्ति 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, क्योंकि 1 में 60 होता है, 3600 सेकंड। सॉल्व किया तो अब हमें पता चला कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हुआ 5 मीटर की दूरी 18 सेकंड। या इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो वो 5/18 का गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 5/18 का मल्टीप्लाई करेगा। इसका उल्टा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हुआ तो 18/5 का गुना करेंगे। अब अगर इसमें कंफ्यूजन हो, जैसे अभी तो बिल्कुल ताजा है तो सब लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन मेरा सजेशन है
इसको ऐसे याद रखना कि हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो छोटे का मल्टीप्लाई करना होगा 5/18, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े के लिए बड़े का मल्टीप्लाई, छोटे के लिए छोटे का मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, हम कहेंगे कि अगर मीटर में चाहिए तो 5/18 का मल्टीप्लाई 20 मीटर पर सेकंड। कोई कहे 15 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति उसेन बोल्ट 100 मीटर की दूरी लगभग 9 सेकंड में पूरी करता है, तो स्पीड क्या कहेंगे हम? 100/9 मीटर पर सेकंड। पर आइडिया नहीं लगता, थोड़ा किलोमीटर में बदल के देखो। किलोमीटर में बदलने का नियम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कभी बाइक चलाई हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो व्यक्ति दौड़ सकता है 40 किलोमीटर पर आवर। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ी बात है ये। आइए पहला सवाल लिखिए, बस एक ही सवाल करा रहा हूं, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखना, स्पीड ऑफ ए पर्सन इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन 10 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बहुत बढ़िया, यूनिट लगाते चलो न, यूनिट। कई लोगों ने कुछ और आंसर निकाल दिए होंगे बट वो बता नहीं रहे होंगे। कुछ लोग मीटर पर सेकंड में बदल रहे होंगे। आपको यहां ध्यान देना चाहिए था 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 54 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, तो 10 मिनट की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? आपको इसे सॉल्व करना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। बिल्कुल,
यहां बदलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप यहां उसको बदलोगे तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जबकि मैं 10 मिनट में पूछ रहा हूं, मैं सेकंड में नहीं पूछ रहा हूं, 10 मिनट में पूछ रहा हूं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो कल हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ी हुई बातें। हाँ, कन्वर्जन, लेकिन 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड होगा, फिर आपको 600 सेकंड में निकालना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड कर देता हूं, आज सारी प्रैक्टिस शीट अपलोड होगी। भाई आज भी 11:30 बजे क्लास रहेगी, बजट वाली।